हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा के बारे में। देखिए, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी डेटा की हेल्प से एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम की स्टेट में जो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज आता है उसके लिए एंट्रोपी चेंज को हम इक्वेशन 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वेशन 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को 1/t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसमें ये वैल्यू Cp के इक्वल होती हैं तो यहाँ पर हम Cp लिख देंगे। फिर dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे पास एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आ जाएगी। अब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी भी एब्सोल्यूट होती हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशन 3 को इन दोनों लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। देखिए, इस साइड St माइनस S0 आता है। अब 0 डिग्री टेम्परेचर पर S 0 होता है तो ये वैल्यू भी 0 होगी तो यहाँ पर सिर्फ St बच जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, इक्वेशन 4 में जो इंटीग्रल है उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम 0 टेम्परेचर से टेम्परेचर T के बीच में Cp को मेजर करेंगे और फिर Cp को ln T के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो डायरेक्ट St की वैल्यू प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, अगर हम Cp की वैल्यू की बात करें तो इसको एब्सोल्यूट जीरो पर ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम हीट कैपेसिटी को पॉसिबल लोवेस्ट टेम्परेचर पर मेजर करने की कोशिश करते हैं और ये यूजुअली 15K तक रहता है। और एब्सोल्यूट जीरो की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ में एक्सट्रापोलेशन करते हैं। मीन्स ग्राफ को हम एब्सोल्यूट जीरो तक एक्सटेंड कर देते हैं जिसको यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो 0 से 15 केल्विन तक हो जाएगी और T एस्ट्रिक इन दोनों के बीच की रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इक्वेशन 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले हम इसको 0 से T एस्ट्रिक तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर T एस्ट्रिक से T तक इंटीग्रेट करेंगे। अब इक्वेशन 5 में जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की डीबाई थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी की हेल्प से इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, इस फर्स्ट इंटीग्रल में हमने टेम्परेचर को लो रखा है तो इस केस में डीबाई थ्योरी के अकॉर्डिंग जो Cp और Cv है वो इस वैल्यू के इक्वल होते हैं। यहाँ पर A एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है और इक्वेशन 6 को हम d/t³ लॉ या d/3 पावर लॉ कहते हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशन 5 में Cp की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 7 में जो सेकेंड इंटीग्रल है उसको हीट कैपेसिटी के एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट के थ्रू इवैल्यूएट किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम T टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड करना चाहें तो उस केस में हमें हीट कैपेसिटी डेटा और फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू को कंबाइन करना होगा। अब किसी भी सब्सटेंस के लिए जब हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी मेजर करते हैं तो हम हमेशा ये एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में है और एब्सोल्यूट जीरो पर उसकी एंट्रोपी 0 होती है। तो इस तरह से गिवन स्टेट और गिवन टेम्परेचर पर जो डिफरेंट एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आती है उसका हम सम करके उस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक गैस को कंसिडर कर रहे हैं जिसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम 25 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिटरमाइन करेंगे। अब इस केस में हम जितने भी प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो सारे रिवर्सिबल होंगे और उनमें जो एंट्रोपी चेंज होगा उसका सम करके हम उस गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस केस में हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस हैं वो सॉलिड स्टेट में दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स अल्फा और बीटा में प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे या कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए,
फर्स्ट प्रोसेस में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर T* तक हीट करेंगे और इस केस में जो एंट्रोपी चेंज हुई है उसको हम डीबाई थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इवेल्यूएट करते हैं तो उसकी इक्वेशन ये आती है। इसको हम डेल S1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को T* से T ट्रांजिशन टेम्परेचर तक हीट करेंगे। देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो इस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो वन एलोट्रोपिक फॉर्म अल्फा से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म बीटा में चेंज होता है। अब इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू है उसको हम डेल्टा S2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो सॉलिड की एलोट्रोपिक फॉर्म A की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। इसके बाद जब सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म अल्फा से एलोट्रोपिक बीटा में ट्रांजिशन टेम्परेचर पर ट्रांजिस्ट करता है तो उस केस में जो एंट्रोपी चेंज होगी उसको हम इक्वेशन 10 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डेल S ट्रांजिशन मोलर एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हो जाएगी। इसके बाद हम सॉलिड को एलोट्रोपिक फॉर्म बीटा से इसके फ्यूजन पॉइंट तक हीट करेंगे तो उस केस में जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू होगी उसको हम इक्वेशन 11 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो सब्सटेंस की एलोट्रोपिक फॉर्म बीटा की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब इसके बाद जब सॉलिड एलोट्रोपिक फॉर्म बीटा से लिक्विड स्टेट में फ्यूजन टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है तो उसकी जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू होगी उसको हम इक्वेशन 12 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डेल्टा H फ्यूजन सब्सटेंस की मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लिक्विड को इसके फ्रीजिंग पॉइंट T फ्यूजन से बॉइलिंग पॉइंट TB तक हीट करेंगे। तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज होगी उसको हम इक्वेशन 13 से रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन 13 में ये वैल्यू सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब लिक्विड टेम्परेचर TB पर जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उस केस में जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू होगी उसको हम इक्वेशन 14 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर डेल्टा H वेपोराइजेशन सब्सटेंस की मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम गैस को टेम्परेचर TB से रिक्वायर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे जो कि हमने शुरू में सेलेक्ट किया था। अब इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज आएगा उसको हम इक्वेशन 15 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर गैसियस स्टेट की हीट कैपेसिटी हो जाएगी। अब इस तरह से गैस के लिए इस टेम्परेचर पर जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी है उसको हम ST से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू उन सारी एंट्रोपी चेंजेस के सम के इक्वल होगी जो हमने अभी डिस्कस की है। तो इस तरह से हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल एंट्रोपी चेंज का जो सम होगा वो उस गैस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने HCl का एग्जाम्पल लिया है और इन सारे स्टेप्स में जो एंट्रोपी में चेंज आता है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी और जब हम इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगी HCl के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू।